मे आई कम इन सर? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सौरभ जी बैठिए। थैंक यू सर। सौरभ, आप बेसिकली सुल्तानपुर के रहने वाले हैं? सर मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। जी सर। मम्मी आपकी सुल्तानपुर की हैं? जी सर। नैनीहाल गए? जी सर गए थे। क्या अंतर देखते हैं जौनपुर में और सुल्तानपुर में? सर जौनपुर और सुल्तानपुर में अंतर ये है कि जैसे कि जौनपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब कि UBTU का, और सर जौनपुर में इस तरह का कॉलेज नहीं है। यहाँ पर सर विश्वविद्यालय है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, और फिर सुल्तानपुर में उस तरह का विश्वविद्यालय नहीं है। एक्सप्रेस वे से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो सुल्तानपुर से होके जाता है, वो सर जौनपुर से होके नहीं जाता है। सर इस तरह के अंतर हैं वहाँ पे, और सुल्तानपुर में और जौनपुर में। और कोई अंतर? सर और जो एजुकेशन का लेवल है वो सर मुझे लगता है कि सुल्तानपुर में ज़्यादा है जौनपुर के कंपैरिजन में, क्योंकि सर मेरी प्रारंभिक जो स्कूलिंग हुई है 1 से लेकर 12 तक वो सुल्तानपुर में हुई है, क्योंकि मेरा जो घर पड़ता है वो सुल्तानपुर और फिर जौनपुर के बॉर्डर के आसपास पड़ता है। तो अच्छा, सर उस हिसाब से हमको लगता है कि जो सुल्तानपुर है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। सौरभ, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जी सर। आप सहमत हैं? होना चाहिए? जी सर। किस आधार पर होना चाहिए? कुछ ऐसा आधार बताइए, आपके अंदर क्या वैसा गुण है, प्रशासनिक गुण बताइए जो एक अधिकारी के अंदर होना चाहिए और आप में भी है, वो और उसी आधार पर आपका चयन किया जाए। जी सर। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है, मेरे अंदर पेशेंस भी है, तो इन सब मूल्यों का जो है प्रशासनिक सेवा में काफ़ी महत्व है सर। टॉलरेंस का महत्व है? जी सर। सर टॉलरेंस का महत्व इसलिए है क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग आ जाते हैं जो कि मतलब सही से बात नहीं करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर को उसको टॉलरेट करना पड़ता है कि जिससे बात बढ़े ना और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाए। तो उस तरह के जो गुण है मैं समझता हूँ वो सब मेरे अंदर हैं और मैं इसको डील कर सकता हूँ। और कोई गुण बताइए, क्योंकि जो 2-3 गुण बताए तो वो तो एक कर्मचारी में भी होना चाहिए। जी सर। एक कर्मचारी के अंदर भी होना चाहिए, आपके अंदर में कुछ अगर ब्लॉक लेवल पर कर्मचारी काम करे उसमें भी ये गुण होना चाहिए। जी सर। लेकिन एक अधिकारी होने के नाते कुछ ऐसा विशेष गुण जो अधिकारियों में होता है? सर मैं कंपैशनेट भी हूँ लोगों के प्रति, उनकी समस्याओं को सुन सकता हूँ सर और समझ सकता हूँ, एम्पैथेटिक हूँ सर। तो अगर उनकी बातों को मैं ऐसे से समझ पाऊँगा उनकी समस्याओं को, तो उस हिसाब से मैं सर डिसीजन लेके और उनकी समस्याओं का निवारण भी कर सकता हूँ सर। सौरभ, आपका वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी है। जी सर। सोशियोलॉजी में कौन से समाजशास्त्री चिंतक आपको या कौन से समाजशास्त्री विद्वान आपको अच्छे लगते हैं? हम विदेशी नहीं बात कर रहे, भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन आपको पसंद है और क्यों? MS श्रीनिवास सर। क्यों? सर एक तो उन्होंने जैसे GS घुरे इंडोलॉजिस्ट थे, वो मतलब टेक्सटुअल व्यू पे जाते थे कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, वो उसी को अक्षर सा फॉलो करते थे। लेकिन MN श्रीनिवास वो फील्ड व्यू पे गए कि उन्होंने विलेज स्टडीज़ की, जैसे उन्होंने मैसूर विलेज का स्टडी किया था, रामपुरा विलेज का, तो उससे उन्होंने ये पता किया कि विलेज में हर संप्रदाय के लोग किस तरह से हैं, उनके बीच किस तरह से मतलब उनका कल्चर है, लैंग्वेज है सर, और किस तरह से कास्ट सॉलिडरिटी वहाँ पे बनी हुई है। तो इस तरह से उनके अध्ययन में एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी है जो कि GS घुरे वाले में लैगिंग था सर। घुरियों को आप फील्ड वर्क सोशियोलॉजिस्ट नहीं मानते? सर उन्होंने फील्ड वर्क नहीं किया था सर, उन्होंने बेसिकली अपना जो पूरा मतलब कि जो भी अध्ययन किया है उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के किया है सर। तो ऐसा सर रियलिटी में नहीं देखा जाता है, वो एक आइडियल व्यू है। घुरिया जी का अध्ययन किस पर है? सर उनका एक तो कास्ट पे है सर, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया में जो कास्ट है सर वो किस तरह से आया, आर्यन के थ्रू आया और किस तरह से यहाँ पर स्प्रेड हुआ। उनका सर ट्राइब पे व्यू है कि जो ट्राइब हैं वो बैकवर्ड हिंदूज हैं, वो पूरी इंडियन सोसाइटी को हिंदू सोसाइटी मानते थे सर, उसमें वाली सर प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपना अर्बनाइजेशन का अलग व्यू दिया था, जैसे अर्बनाइजेशन सर जैसे देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में आए वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन उन्होंने अर्बनाइजेशन का इंडियन व्यू दिया था कि किस तरह से जो है जब राजा महाराजा हुआ करते थे
तो उनके लिए वेपन चाहिए होता था, ज्वेलरीज वगैरह चाहिए होती थी, कपड़े चाहिए होते थे। तो इस तरह से अलग अलग सिटीज़ डेवलप हुए हैं सर। टेम्पल है, टेम्पल के आसपास सर टाउन डेवलप हुआ है। तो उन्होंने जो इंडिजिनस सोर्स ऑफ अर्बनाइजेशन है सर, उसको उन्होंने बताया था। तो उनका मेनली फोकस सर जो है क्या कहते हैं, इंडियन व्यू पे सर नेशनलिस्टिक व्यू पे था सर। अच्छा, फील्ड वर्क ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं? क्षेत्र कार्य प्रविधि क्या है? क्या सर? सोशियोलॉजी में क्षेत्र कार्य प्रविधि है ना, क्या है बताइए सर प्लीज़ इसका इंग्लिश बता देंगे। फील्ड वर्क ट्रेडिशन। सर फील्ड वर्क ट्रेडिशन में तो सर विलेज स्टडी हो जाता है, एथनोग्राफिक स्टडी हो जाता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है सर। इस तरह के सर स्टडीज इसमें आते हैं। कोई ऐसा सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसने सबसे पहले फील्ड वर्क ट्रेडिशन को शुरू किया, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं और ऐसा था जी सर। कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जो इनिशियल स्टडीज हुए हैं ना, जी वो सर। सेकेंडरी सोर्स पर आधारित हुए हैं। जी सर। कहीं ना कहीं रिलीजियस टेक्स्ट पर आधारित है, सेकेंडरी सोर्स पर आधारित है। जी सर। जंगल में कुछ जनजाति रहते हैं, वहाँ से कोई यात्री जा रहा है, व्यापारी जा रहा है, उनसे पूछ लिया गया क्या ऐसा ट्राइब था वगैरह वगैरह, उसके आधार पर लिख दिया गया। लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक स्टडी नहीं माना जाता था, जी सर। क्योंकि सेकेंडरी सोर्स पर आधारित था। जी सर। अब कोई ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है या कोई वैसे व्यक्ति तो है जिसने सबसे पहले फील्ड वर्क ट्रेडिशन को शुरू किया और उसके आधार पर जो उनको जानकारी मिली उसके आधार पर अपना स्टडी प्रस्तुत किया उन्होंने? जी सर, रेड क्लिफ ब्राउन और मलिनोव्स्की ने सर ऐसा स्टार्ट किया था ट्रेडिशन। पक्का? सर मैंने इसका पढ़ा है सर, लेकिन वो सर एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उनकी सर स्टडी है एक तो अंडमान एंड निकोबार राहुल ये बताइए, सोशियोलॉजी साइंस है या ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है? सर सोशियोलॉजी ना तो कम्प्लीटली साइंस है ना तो कम्प्लीटली ह्यूमैनिटीज है सर, उसके बीच का है सर। नहीं, क्या है तो बीच का है तो क्या है? सर जिस तरह से सर नेचुरल साइंस होता है, ये भी एक तरह से सर इनको साइंस भी मानते हैं सोशियोलॉजी की, क्योंकि सर इसका एक अलग तरह का मेथड है सर स्टडी करने का। इसमें भी सर सर्वेज होते हैं, अलग अलग तरह से सर स्टडी करने का सर प्रोसेस है। उस तरह से सर साइंस में भी किया जाता है, लेकिन ये साइंस की तरह सर जैसे सर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस तरह से सर प्योर साइंस नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं सोसाइटी में, उनको हम लैब में रख के सर उनको स्टडी नहीं कर सकते हैं सर, एक मतलब कन्फाइंड एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते हैं। तो सर उस तरह से प्योर साइंस नहीं है, लेकिन इसका सर अलग है कि मेथड है अपना, एक प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से इसको सर साइंस माना जा सकता है। सबसे पहले सोशियोलॉजी को साइंस के रूप में स्थापित किसने करने का प्रयास किया था? सर इसके फाउंडर ने अगस्ट कॉम्ट ने सर, उन्होंने इसको सर सोशल फिजिक्स बोला था शुरुआत में, और 1839 में इसका नाम उन्होंने चेंज करके सोशियोलॉजी कर दिया था। क्योंकि सर इसका नाम चेंज करके सोशियोलॉजी कर दिया था। किसने? 1839 में। किसने? अगस्त कॉम्ट ने? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ सर, वो अगस्ट कॉम्ट ने किया अच्छा ये था। बताइए, क्या इस संदर्भ में कॉम्ट महोदय के अलावा जी सर। और किसी विद्वान का योगदान रहा है? इसको अभी वर्तमान में जो समाज शास्त्र इसका नाम दिया गया है, किसने दिया था? आपने बताया कि भाई अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा था, और सोशल फिजिक्स नाम बहुत रेलिवेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि जेम्स मील जैसे विद्वान का भी मानना था कि किसी विषय का नामकरण ऐसा हो जिसको इसका उच्चारण करने मात्र से उस विषय का अंतर्वस्तु जो है वो झलकना चाहिए। जी सर। है ना? तो इसलिए इसका नाम समाजशास्त्र, माने क्या है इसका नाम? समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी सर, हाँ, स्टडी ऑफ सोसाइटी। जी सर। किसने रखने का, मैंने किसने रखा है? सर मैंने सोशियोलॉजी का वहीं सर पढ़ा है कि एडम स्मिथ ने सोशल फिजिक्स रखा है, 1839 में इसका नाम सोशियोलॉजी कर दिया था। तो सर अगर ये एडम स्मिथ नहीं है सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। एडम स्मिथ कहाँ से आ गए? सर मैं श्योर नहीं उसके बारे में सर कि किसने नाम रखा था। आप एडम स्मिथ क्यों नाम ले रहे हैं सोशियोलॉजी में? अरे सर सॉरी सर, अगस्त कॉम्ट सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हमको सौरभ जल्दी से ये बता दीजिए कि आपने अपना जो हॉबी लिखा है उसमें सॉल्विंग सुडोको लिखा है, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, कैसे बिताते हैं फैमिली के साथ समय कैसे बिताते हैं आप? सर फैमिली के साथ सर बात करने में, या फिर वो हॉबी तो नहीं हो सकता है। कोई फैमिली में आप रहे, फैमिली का इंटीग्रेटेड पार्ट है,
तो एक तो नॉर्मल फिनोमेना है कि हम अगर परिवार में हैं तो परिवार बनता कैसे है? आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जी सर। कैसे परिवार बनता है? परिवार सर ब्लड रिलेशन और फिर जो मैटर सिंपल ही आपसे पूछा जाएगा, आप है। समाजशास्त्र के अभ्यर्थी हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, जी सर। परिवार की परिभाषा बताइए जल्दी से, छोटे में। सर परिवार जो है एक लोगों का ग्रुप है जो कि इमोशनल बॉन्ड से सर कनेक्टेड होता है। वो लोग एक ही मतलब घर में रहते हैं, एक ही जगह खाना पीना खाते हैं सर, उनके बीच से एक इमोशनल कनेक्ट होता है सर। ये तो समूह भी हो गया, समूह की भी यही परिभाषा है। जी सर। तो इस तरह से सर समाज वो परिवार का निर्माण होता है सर। तो समूह और परिवार में फिर क्या अंतर हो गया? सर परिवार जो है वो समूह का एक छोटा सा रूप है सर, इसमें इमोशनल कनेक्ट सर ज़्यादा होता है, ये सर इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है सर। चलो सर आप पूछिए। समाजशास्त्र आपने पढ़ा है, इसने आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन किया? सर समाजशास्त्र का अध्ययन करने से जो सर वल्नरेबल सेक्शन है उनके बारे में हमको पढ़ने का सर मौका मिला, जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में सर, ट्राइब्स के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में सर। भौतिक और अभौतिक संस्कृति है, ये अपने परिप्रेक्ष्य में बताइए कहाँ किस प्रकार से फिट बैठ रही है, किसकी है भौतिक और अभौतिक संस्कृति का सिद्धांत? सॉरी सर। आगमन और निमकाफ का नाम आपने सुना है? जी सर। आगमन और निमकाफ भौतिक और अभौतिक संस्कृति पर उन्होंने अध्ययन किया है। सॉरी सर। सभ्यता और संस्कृति जानते हैं? सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति, हाँ। सिविलाइजेशन एंड कल्चर सर। सर एक सिविलाइजेशन में कई सारे कल्चर्स हो सकते हैं सर। अपने परिप्रेक्ष्य में बताइए कि जो आप इसमें हैं, इसमें सभ्यता और संस्कृति किस रूप में फिट बैठ रही है? सर जो हाउ इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज अप्लाइड ऑन यू? सर जो कल्चर है वो सर वे ऑफ लाइफ है। यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ। जी सर। जैसे मेरा ड्रेसिंग सेंस जो है सर, बात करने का तरीका है सर, मैं इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे सर कल्चर का पार्ट है। लेकिन सिविलाइजेशन सर पूरा एक सर इन्वायरमेंट हो गया, उसको बोलेंगे सर सिविलाइजेशन। जैसे कंट्री में सर क्या चल रहा है, देश में सर क्या चल रहा है, कैसा माहौल क्या है, चल रहा है देश में बताइए इस समय? तो उसको सर इसमें देश में क्या चल रहा है? सर देश में भी सर जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं सर, जैसे कि महंगाई की समस्या है सर, ये सर प्रॉब्लम चल रही है। कुछ और ऐसी चीज़ चल रही हो? सर एक तो यूक्रेन और रसिया के बीच सर वार चल रहा है, तो इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। श्रीलंकन क्राइसिस सर, गवर्नमेंट को उसको भी डील करना पड़ रहा है सर। सर कोविड का प्रकोप सर एक बार फिर से बढ़ने लगा सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि दीपक तले अंधेरा कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है और आपको पता नहीं यूक्रेन और कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो रही है। सर अभी जिससे सर देश बनता प्रेसिडेंशियल है। इलेक्शन हो रहा है सर। सर कल उसका इलेक्शन हुआ और फिर जो है 21 तारीख को रिजल्ट आएगा। ठीक। अभी जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभी आप कह रहे हैं, जी सर। तो कौन थे प्रत्याशी? सर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी थी और फिर अपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा जी थे। अच्छा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर में कोई अंतर है? जी सर। सर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं सर इलेक्टेड, वो भी वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में वो वोट नहीं करते हैं सर। वाइस प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में वो वोट नहीं करते हैं। और फिर सर जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट करते हैं, और सर प्रेसिडेंट वाले में केवल इलेक्टेड मेंबर्स वोट एंग्लो करते हैं। इंडियन वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? सर एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं तो वोट नहीं करते हैं सर। अभी हैं? सर अभी सर वो ख़त्म हो गया सर, क्योंकि उसको एक्सटेंड नहीं किया गया प्रोविजन को। कौन सा अमेंडमेंट था? हाँ सर, सॉरी सर एग्जैक्टली याद नहीं कर किस पा रहा हूँ। आर्टिकल में उनका जिक्र है? जी सर। किस आर्टिकल में उनका जिक्र था कि एंग्लो इंडियन होंगे? सर 332। कंफर्म? जी सर 332। 331 क्या है? सॉरी सर, नहीं सर 330 में जो है SC ST का है और फिर 331 में एंग्लो इंडियन का है। अच्छा, आप बीटेक किए हैं? जी सर। बीटेक करने के साथ साथ सोशलॉजी भी रख लिए? जी सर। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उसमें दिख रहा है?
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाला सर प्रोविज़न है कि जैसे सर अगर कोई कोर्स अगर 4 साल का है तो अगर आदमी 1 साल में निकल जाता है कोर्स ले करके सर उसको अलग डिग्री मिलेगी, 2 साल में निकलता है उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो इस तरह का सर प्रोविज़न है। नहीं, अब ये भी कर दिया है कि बीए वाला बीएससी के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एनईपी में क्या है कि मेजर और जो है माइनर कर दिया गया है। तो मेजर में आपके अपने 3 विषय होंगे, माइनर में जो है किसी दूसरी स्ट्रीम के आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। जी सर, तो ये मल्टी डिसिप्लिन सर बनेगा हाँ। सब्जेक्ट वो करिकुलम सर। और दूसरा क्या चेंज हुआ है सर किसके लेवल पे? अभी एनईपी में? मतलब पहले क्या था, अब एनईपी में क्या हुआ है? सर स्कूल लेवल पे। सर स्कूल लेवल पे जो स्कूल लेवल नहीं, डिग्री लेवल पर। डिग्री लेवल पे कॉलेज सर। लेवल पर, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पर। जी सर। सर नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए, अच्छा ये आपने जो प्रेफरेंसेस डाला है, निकाल नहीं कर पाना तो कोई एहसान कर रहे हैं, सारी नहीं बोलनी चाहिए आपको। सॉरी सर। जो आपने ये ऑर्डर आप प्रेफरेंसेस भरा है 1 2 3 4, ये कुछ सोच समझ के भरा है कि ऐसे ही जो आया लिख दिए हैं? नहीं सर सोच समझ के भरा है। तो क्या आपने क्या मानक बनाया इसमें, क्या किस ग्राउंड पर रखे हैं इसको? सर पब्लिक के साथ जिसमें ज़्यादा इंटरेक्शन है, जिसमें ज़्यादा काम करने का सर मौका मिल रहा है, डाइवर्सिटी है, उसको सर मैंने शुरुआत में रखा है और उसके बाद वाले पदों को सर मैंने लास्ट में रखा है। तो आपने 1 2 3 4 पर जिला पंचायत राज अधिकारी रखा है। जी सर। तो इसमें डाइवर्सिटी है? सर एक तो मैं सर ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो सर पंचायत के स्तर पर मैं सर काम अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि सर उनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ अच्छे से। तो इसीलिए सर मैं उसको सर तीसरे नंबर कहीं पर इसका रखा है। कारण भ्रष्टाचार तो नहीं है कि सर इसमें बिल्कुल कुछ नहीं। ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसमें कुछ कम होगा, इस आधार पे तो नहीं रखा गया है? सर आज के टाइम में सर ये गवर्नेंस इतना बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार का आरोप सर कम होते जा रहा है। तो सर भ्रष्टाचार मेरा क्राइटेरिया ही नहीं है क्योंकि सर मैं सर गांव से आता हूं, तो वो है सर कि मैं उनकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूं और सर पंचायती जो राज है, पंचायती राज व्यवस्था है सर, मैं उसमें अच्छे तरीके से योगदान दे सकता हूं सर, इसीलिए मैंने इसको तीसरे पर रखा अच्छा, है। आपकी नज़र में भ्रष्टाचार उन्मूलन के 2 उपाय क्या हो सकते हैं इसके अतिरिक्त, ई गवर्नेंस के अतिरिक्त? सर RTI ऑडिट सर, रेगुलर ऑडिट। नहीं, ये तो हो रहा है, ऑडिट भी हो रहा है, और क्या कर रहे हैं? सर RTI है, RTI के तहत लोग पूछते हैं सर कि ये भी पैसा हो सर रहा है, कहाँ ये खर्च भी हो हुआ रहा है। है, जी ये भी सर। चल रहा है, ऑडिट भी हो रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार का लेवल है। जी सर। अब इसके अलावा आप क्या बताइए कि 2 उपाय आप क्या कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, नैतिक, धार्मिक, जिस भी प्रकार का, कानूनन जिस भी प्रकार का उपाय हो सकता है, 2 उपाय बताइए। सर नैतिक लेवल पे है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर ऑफिसर उसको फॉलो करते हैं तो सर भ्रष्टाचार का दायरा काफ़ी कम हो जाएगा। और सर जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सर, उसमें अगर जनता को इन्वॉल्व किया जाए, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो भी सर कम हो सकता है। अच्छा, इसके संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का कोई स्टेटमेंट था? सर भ्रष्टाचार को लेके हाँ। सॉरी सर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। अच्छा, वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य? मूल्य होते हैं सर जो व्यक्ति और समाज जिसको ज़्यादा अहमियत देता है और जो मानता है कि सही है और ऐसे ही होना चाहिए, उसको मूल्य कहते हैं सर। जैसे ऑनेस्टी एक मूल्य है जो कि हर व्यक्ति और हर एक समाज जो है सर अपेक्षा करता है व्यक्ति से। तो एक समय ऐसा था जब सती प्रथा को माना जाता था, समाज कहता था सही है, जी सर। तो सती प्रथा को सही मान लिया जाए, जस्टिफाई मान लिया जाए? सर उस कालक्रम के अनुसार जो समाज उसको सही मानता था वो एक मोरल वैल्यू था, लेकिन सर आज के टाइम में सर गलत है क्योंकि हम लोग लिबरल वैल्यूज की तरफ सर आगे बढ़ रहे हैं। उस समय वो सही था? सर उस समय कुछ सेक्शन उसको सही मानता था सर, लेकिन अगर एथिकल प्रिंसिपल के सर मतलब एंगल से उसको देखिए तो गलत है सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, जी सर। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, तीनों में अंतर क्या है? सर गवर्नेंस का मतलब कि जो जनता है सर उसको सुविधाएं किस तरह से दी जा रही हैं, वो सर गवर्नेंस का पार्ट है, किस तरह से गवर्न किया जा रहा है। गुड गवर्नेंस में सर 8 पिलर्स होते हैं, जैसा कि सर UN ने दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह से करके सर रूल ऑफ लॉ, इस तरह से फॉलो करके सर 8 सर पिलर्स हैं। अगर उसके बेसिस पे गवर्नेंस किया जाए उसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। एथिकल गवर्नेंस का मतलब सर अगर उसमें एथिकल प्रिंसिपल को भी इंक्लूड कर दिया जाए कि सर जो मीन्स है, मीन्स को भी ध्यान में रखा जाए। सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो हम लोग एंड पे फोकस करते हैं, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए सर, मीन्स कैसा भी हो,
तो उसको सर गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन सर अगर उसके मीन्स ओरिएंट्स दोनों अच्छे होंगे तो सर उसको एथिकल गवर्नेंस में रखेंगे सर। ठीक है सर। चलो, थैंक यू सौरभ। थैंक यू सर।